ब्रॉडशीट के केस ने साबित किया कि किस तरह सियासी मसलहत के तहत उन लोगों को छोड़ दिया गया, और न सिर्फ उनको छोड़ दिया गया बल्कि कई को वज़रा बना दिया गया, और कई लोग जो है तो बाद में वज़ीर आज़म भी बने, सदर भी बने। तो ये जो सौदाबाजी होती रही है, इसने इस मुल्क को बहुत पीछे धकेल दिया, सिर्फ माशी तौर पे नहीं, इखलाकी तौर पे भी। कि फजलुर रहमान को 2 बैरून मुल्क से जो है वो फंडिंग होती रही, और अब वो जराए भी सामने आ जाएंगे जिन जरायों से फजलुर रहमान ने DI खान के अंदर, चक शहजाद के अंदर और मुल्क गिर जो जायदादें बनाई हुई हैं वो लगता है उसी फॉरेन फंडिंग से बनी हैं। और ये भी समझ आ जाएगा कि जो लॉन्ग मार्चेस हुकूमत के अदम इस्तेहकाम के लिए किए गए, उसका खर्चा भी सामने आ जाएगा कि वो किस मुल्क ने जो है वो उठाया है। मैं आज फिर इनको चैलेंज करने लगा हूँ कि फजलुर रहमान, अगर आपके हाथ साफ हैं तो आकर अपनी रसीदें यहाँ पर जमा करवाएं। और मरियम सफदर वो भी गायब है, मैं उनको बार बार चैलेंज दे रहा हूँ कि आए, आकर अपनी रसीदें इलेक्शन कमीशन के बाहर लेकर आए, लेकिन कोई चीज़ ये देने को तैयार नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर के ऊपर वो वीडियो क्लिप्स भी जमा करवाए गए हैं, वो दरख्वास्त भी जमा करवाई गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉडशीट की। तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान संगीन इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। आज वफाकी काबीना के इजलास में ब्रॉडशीट समेत कई अहम मामलात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया और वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी देते हुए जस्टिस अजमत सईद को उसकी सरबराही के लिए मौजू करार दिया है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने यह भी फैसला किया है कि कमीशन सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल समेत अहम शख्सियात के केसेस की भी इंक्वायरी करेगा जिन्हें मसलहतन बंद कर दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि ब्रॉडशीट के मामले को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, मुकम्मल इंक्वायरी कराकर करप्शन करने वालों को बेनकाब करेंगे। जबकि लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने ये चैलेंज किया है कि अगर हुकूमत में हिम्मत है तो ब्रॉडशीट पर बरतानवी अदालत का फैसला अवाम के सामने ले आए। दूसरी तरफ PTI ने इलेक्शन कमीशन में JURFA के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस दायर कर दिया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाफिज हुसैन अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान के लीबिया और इराक से फंड लेने का एतराफ़ किया है और इसकी तहकीकात की जाए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला सवाल है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, क्या हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ जो जितने केसेस कुछ का मैंने जिक्र किया मंतकी अंजाम तक आपके ख्याल में पहुँचा पाएगी? खान साहब तो ये कहते हैं कि केसेस तो मैंने बनाए नहीं। ज़ाहिर है वो तो केस नहीं बना रहे, लेकिन जो वो केस बना रही हैं उनकी पंजाब हुकूमत, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने वो खोखरों वाला आज ज़ीरो कर दिया कि कब्ज़ा भी वापस करो और निकल भी जाओ यहाँ से, और तुम्हें कोर्ट के स्टे की इज़्ज़त करनी चाहिए थी। ज़ाहिर है अब ये केस ब्रॉडशीट तो मुशर्रफ साहब के दौर में बना था ना। वैसे तो मुशर्रफ को इमरान खान साहब ने वेलकम भी किया था और फिर बाद में उसके ख़िलाफ़ भी हो गए थे। ये सब चीज़ें माजी का हिस्सा है और साथ साथ चल रहा है। अब सरे पैलेस इसमें शामिल है, तो सरे पैलेस को जस्टिस बशीर जहांगीरी के बेंच ने 2001 में ऐसा रिलीफ दिया कि जरदारी साहब मुल्क से बाहर चले गए। हुदैबिया केस के सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने फैसला किया है। इंतज़ामिया जो कुछ भी हो जाए, हम जो मर्ज़ी तबसरा कर लें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर एक मस्बत तनकीद की इजाज़त मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया उसकी पाबंद होती है। जब वो पाबंद होती है तो मानने की भी पाबंद होती है, अनलेस के उसे वो कोई नया ला ला के यानी कानून ला के ज़ीरो ना कर दे। तो वो भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है एक तो इसमें ये सोचा गया है प्लान करके कि गेम डाली जाए, कोई जाके स्टे ले लेगा इस जस्टिस कमीशन पे जो यक रुकनी बनाया गया है कि भई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप एक और कमीशन से जो कि सरकारी कमीशन बन रहा है कैसे आप चैलेंज करवा सकते हैं, ताकि स्टे हो जाएगा कि जी देखें उन्होंने स्टे ले लिया, अब हम क्या करें, हम तो कर रहे थे। एक अगर हम नज़र डालें ना उसके ऊपर। अब बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके आर्टिकल 189 और
201 के तहत, ये 204 के तहत सबकी पाबंदी होती है, फैसलों को मानना भी होता है, चलाना भी होता है। लेकिन चूंकि हमारी काबीना सुपर काबीना है और उसने ये फैसला किया है, और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब जिनकी अजमत के हम गुण गाते रहे हैं, गाते रहेंगे, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की अदला के सरताज हैं और बड़े फैसलों में वो शामिल रहे हैं। और लेकिन जब वो जज नहीं थे तो उस फैसले की वो इंक्वायरी खुद कैसे करेंगे? हम कल भी ये बात कह रहे थे कि इखलाकी तौर पे इतने बड़े जज को ये खुद जवाब देना पड़ेगा कि वो जिस पे इल्ज़ाम आ रहे हैं। मैंने कल कहा था फारूक आदम का, मैंने 18 तारीख को पहली दफ़ा ये बात बताई थी कि वो खुद गवाही देने गए थे। आज जनरल अमजद ने दे दिया कि ये साहब वो हैं जो इनके बेटे उनसे कमीशन खा रहे थे। यानी ये गेम ही ब्रॉड शीट बनाया इसलिए था कि पाकिस्तान से पैसे कमाएं, पाकिस्तान में ही दूसरे तरीके से। ये एक और मनी लॉन्ड्रिंग है कि किस तरीके से आपने लेने हैं। ये चीज़ें ज़रा डिफरेंट अंदाज से हैं। फारूक आदम का मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा उनसे मिलता रहा हूँ जब वो नैब में पीजीए थे जनरल अमजद के साथ, तो वहाँ सैफुर रहमान की अहलिया मोहतरबा भी आई थी जो उस वक्त साबिक एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे, और बड़ी डिग्निटी के साथ इनकी मीटिंग हुई थी। फारूक आदम के हम स्टाइल को समझते हैं, मैंने इसलिए पहले दिन बता दिया था कि मुझे उनका पता है कि वो क्या गेम कर रहे थे। अब जनरल अमजद चीखने पे मजबूर हुए हैं, बोलने पे नहीं, कि उनकी तमाम वो छोड़ गए थे जब जनरल मुशर्रफ ने काफ लीग और पैट्रियाट बनाने की कोशिशें की थी, वो छोड़ के चले गए क्योंकि उस वक्त सॉरी काफ लीग मैं कह रहा हूं, पहले तो हम ख्याल बन रहा था ना, तो इसलिए छोड़ गए कि वो अपनी डिग्निटी पे हर्फ नहीं आने देना चाह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उनको किस तरह फंसाया वो अब खुद बोल पड़े हैं लंदन जाके, जो उन्होंने बयान दिया और आज वो सारी जगह पे छपा है। एक छोटी सी और आखिरी बात, कल मैंने कहा था कि हम बताएंगे कि ये हुकूमत बेरोजगारी के लिए, खात्मे के लिए और कैसे काम कर रही है रात 9 बजे। तो रात 9 बजे हमारे इरशाद अंसारी ने वो खबर ब्रेक की थी, 70,000 असामियाँ ख़त्म करने का फैसला, जो आज वज़ीर इत्तलात ने कह दिया। तो हम तो ये बता रहे हैं कि हम तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि जो होने जा रही हैं और प्रेडिक्शन हो जाती है। सही जी अयाज साहब। अब ये हुदैबिया पेपर मिल्स का केस ये प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में कहीं अड़ा हुआ है, क्योंकि वो इसका बहुत ज़्यादा हवाला देते रहे माजी में भी, और उनके ख्याल में ही ओपन एंड शट केस था। लेकिन बहरहाल चूँकि वो उसका फैसला हो चुका सुप्रीम कोर्ट से, उसकी अपील भी खारिज हो चुकी, तो उसके बाद मुझे नहीं समझ आती, ज़ाहिर है मैं को माहिर कानून तो नहीं हूँ, कि ये कमीशन नए सिरे से अगर कोई उसकी तहकीकात करेगा या सरे महल जो मामला ख़त्म हो चुके हैं उनको किस तरह से ज़िंदा किया जाएगा और फिर उस पर कोई कार्रवाई हो सकेगी। ज़ाहिर है मुझे ये नहीं पता, ये किसी माहिर कानून से पूछना पड़ेगा कि इसमें क्या गुंजाइश होती है। बज़ाहिर तो नहीं नज़र आ रही, उसमें तो फिर ठीक लगता है कि एक कमीशन चूँकि खेलना है और लोगों को ये बताना है कि जी वो जो केसेस हमारे ख्याल में उनके फैसले गलत हुए हैं, हम उसके भी दोबारा तहकीकात करके और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रॉडशीट एक केस है, और उसके बाद ये फॉरेन फंडिंग वाला, ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है फ्यूचर में, ये जो बहुत ज़्यादा इन होने वाला है फॉरेन फंडिंग केस। उसकी वजह ये है कि वो देखे ना, जब हम बात करते थे कि पीटीआई के घर के भेदी ने, जब वो अकबर एस बाबर साहब चले गए और पीटीआई के खिलाफ, तो लगता था बहुत जान है उसमें। आज फिर एक और घर का भेदी वो आ गया, हाफिज हुसैन आ गए, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये फंडिंग उनसे लेते रहे। तो उस हवाले से अगर उस पैमाने पे हम परखें कि जी वो चूँकि घर का भेदी था इसलिए बहुत जान है उसमें, तो फिर इसमें भी उतनी ही जान होनी चाहिए। अगर उसमें जान नहीं है तो फिर इसमें भी जान नहीं होनी चाहिए। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। इसके साथ साथ कमीशन भी चलता रहेगा, खबरें भी चलती रहेंगी और हमें एक आधा टॉपिक भी मिलता रहेगा। चले, ये बड़ा ज़रूरी है वैसे। जी ब्रिगेडियर साहब। दुआ देखें, बात यह है कि आई स्टिल फील के जो अगर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया है तो उसको एक इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर आपको 2-3 इंक्वायरियाँ दे देंगे, इसका मतलब ये है कि ये अपने मैंडेट से निकल जाएंगे, टीओआर्स के हर एक के फर्क होंगे, और नंबर 3 बात यह है कि वो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इससे बेहतर था कि अगर एक कमीशन बनाया है ब्रॉडशीट का तो आप उसको कंप्लीट करें। और उसके साथ हुदैबिया पेपर बिल, जो अयाज साहब की बात थी कि आई डोंट नो कि ये लोअर एक्सपर्ट तो बता सकता है कि इसको दोबारा जब एक बार बंद हो चुका है तो क्या ये खुल सकता है, क्योंकि इसमें खाद चौधरी कमर जमान साहब ने बहुत ही मुल्क के साथ कौम की ज्यादती की थी, इसको खामोशी से बैठ के टाइम गुजार दिया अपील का। लेकिन देखने की बात ये है। और उसके बाद तीसरा फॉरेन फंडिंग है। यस, मौलाना फजलुर रहमान जिस तरीके से जा रहे थे, और अभी अगर उनकी हाफिज साहब ने खुद बता दी है कि जी ये फॉरेन फंडिंग हुई है, तो वो भी उससे पता चल जाएगा। बट बेसिकली बिल्कुल ठीक है, ब्रॉड शीट के लिए जो भी जिम्मेदार है
जनरल अमजद से लेके आई हैव लॉट ऑफ रिकॉर्ड फॉर हिम, आई नो हिम पर्सनली, ही बियॉन्ड रिप्रोच। लेकिन उनके साथ जितने भी और जो लोग थे जिन्होंने लोग कुछ किए, किसके इंस्ट्रक्शन से, किसके ऑर्डर थे, कौन जिम्मेदार नुकसान से, और जिसने नुकसान को जिम्मेदार है उस पर पेनल्टी डालनी चाहिए, ताकि ये पैसा जो $30 मिलियन है इट मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम ऑल कल्प्रेट्स हु हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड, ताकि पता चले कि इस दफा प्राइम मिनिस्टर को बड़े ओनस है। हर दफा वो कहते हैं कि हम कमीशन बनाते हैं, इंक्वायरी करते हैं। नाउ इट मस्ट बी मेड पब्लिक, नंबर 1, नंबर 2 पर्सन ब्लेम, और नंबर 3 उनसे पैसा रिकवर किया। सही। शकील अंजुम साहब। दुआ, देखिए मेरा ये ख्याल है कि खान साहब जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए जा रहे हैं और होना हवाना कुछ नहीं, जिस तरह बाकी केसेस चल रहे हैं। और ये जो कमीशन बनाया गया है ये भी इसी तरह ही के फैसले आएंगे जिस तरह माजी में आते रहे हैं। अगर हुदैबिया पेपर्स मिल्स को देखा जाए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2000 में ये रेफरेंस दायर किया था शरीफ फैमिली के खिलाफ। 2014 में हाई कोर्ट का एक स्पेशल बेंच बना जिसने इस रेफरेंस को क्वेश कर दिया। उसमें जस्टिस साइद ईसा भी शामिल थे उस बेंच के अंदर। और फिर नैब ने 3 साल बाद जाकर 2017 में अपील की। इसी तरह अगर हम देखें सरे महल के हवाले से तो उसका भी सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो वाजिद शमसुल हसन वहाँ से उठाकर ले गए थे संदूकों में भर के, उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। तो बात यह है, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह माजी में हुक्मरानों ने किया कि करप्शन के नाम पर जो उनके मुखालफिन हैं उन्हें डराया जाए और अपने इक़्तिदार को तूल दिया जाए, तो खान साहब भी उसी डगर पर चल पड़े हैं। और ये भी सिर्फ महज दिखावे के लिए जो है ये ऐलानात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है ऐलानात का आउटकम बिल्कुल बाहर नहीं आया है। जितने ऐलानात किए हैं अब तक के जितने केसेस हैं, तमाम ज़्यादातर केसेस में जो है वो लोगों को ज़मानतें मिल गई हैं और जो कौमी ख़जाने का ज़िया हुआ है अगर उसको कैलकुलेट किया जाए और ब्रॉडशीट को देखा जाए तो वो अरबों में चला गया है और रिकवरी जो है वो 1 रुपया भी कौमी ख़जाने में नहीं आई है। रहा सवाल ब्रॉडशीट का, तो ब्रॉडशीट मुझे लगता है कि पूरी की पूरी उसकी बुनियाद ही जो है वो फ्रॉड पर बनाई गई थी। और जिसको तस्दीक जिन्होंने मुआहदा किया था जनरल अमजद, उन्होंने जो बरतानवी अदालत में बयान दिया है उससे ये बात साबित हो जाती है कि ये ब्रॉडशीट एक टोटल एक फ्रॉड है। और मौजूदा हुकूमत ने भी, मौजूदा हुकूमत से भी उन्होंने फ्रॉड किया, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया उसके मुताबिक फारूक आदम के बेटा ब्रॉडशीट में पार्टनर था और जो अमेरिका का दफ्तर विजिट कराया गया, जो हकायक बताए गए वो भी गलत थे। रहा सवाल फॉरेन फंडिंग केस का, तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ ये एक संगीन मसला है और खतरनाक मसला है और इसके लिए जो है तमाम जमातों को तैयार रहना चाहिए और अपना हिसाब किताब करके जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। जी इलियास साहब। जी, ये फॉरेन फंडिंग का जो केस का जो सिलसिला ये अब चल निकला है, इसमें आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा। अभी तो JUI के ख़िलाफ़ की गवर्नमेंट की चली गई है, खुद PTI ने जाके आज एप्लीकेशन दे दी है। अब देखें इनके ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन है। अब तमाम जमातों के बारे में ये पंडोरा बॉक्स है, ये आइंदा दिनों में मज़ीद खुलेगा और ये केस चलेगा, इसमें पता चलेगा सबका। वो कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, ये हमारे जो भी हैं हमारे पास रसीदें हैं। इस तमाम सूरत हाल में इन तमाम जो जमातें हैं इनका एक किस्म का ऑडिट होगा, इनमें पता चलेगा कि फ़ंडिंग्स कहाँ से आई हैं। अब देख लें वो जो हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब कह रहे हैं कि लीबिया से आई है, उधर फंडिंग बाहर से आ रही है। पाकिस्तान में जो है सियासत इधर हो रही है, फंडिंग बाहर से ले रहे हैं, किन किन से ले रहे हैं ये तो पता चलना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए। कैमरे पे जब पता चलेगा लोगों को पता चलेगा ये क्या सियासतदान किस तरह करना चाहिए थे। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका फ़ैसला जो इसको तवालत ना दें, तवील हो जाएगा ये काम, ये फिर गवर्नमेंट चली जाएगी, ये काम रुकना चाहे। तो इसके लिए इसके फ़ैसले होने चाहिए। जहाँ तक ब्रॉडशीट का है, ब्रॉडशीट के लिए जो है तमाम हक़ाइक़ लोगों के सामने लेके आना चाहिए कि ये माजी में क्या हुआ, किस तरह। इसमें रिकवरी तो कुछ नहीं हुई बल्कि पैसे चले गए, पार्टनरशिप में अपनी सारा किया है। तो जो भी इसमें गिल्टी है उनसे, लोगों से, जिस तरह कहा गया ब्रिगेडियर साहब ने कहा पेनल्टी डालनी चाहिए, उनसे लोगों से पैसे लेने चाहिए। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो फिर मसला ख़राब होगा। बाकी जो केसेस थे इन्होंने, अब वही बात ठीक है कि जी टाइम बार्ड हो गया था इन केसों का, जी हुदैबिया पेपर मिल का और जो भी सिरे महल का। तो ये जो थे स्विस अकाउंट का भी एक केस चलता रहा, बड़ा इस तरह इशू उठता रहा। ये बाद में दब जाते हैं, इनको दबना नहीं चाहिए। माजी की गवर्नमेंट ने अगर नहीं कुछ किया तो अब जो अगर खान साहब के पास आया तो खान साहब को सबके सामने लाना चाहिए, हक़ाइक़ सामने लाना चाहिए। वो ऐलानात
तकरीर ना करें बल्कि सामने लाएं और बताएं कि जो भी इसमें गिल्टी है उस बंदों को सामने बिल्कुल करना चाहिए। सही जी, कमीशन तो बना दिया है, ठीक हो गया जी। हाफिज ताहिर साहब, आपको क्या लगता है ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएगी गवर्नमेंट? मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की बिल्कुल दयानतदारी है और हुकूमत चाहती है, वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो कि किसने पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया है, और इसमें जब तहकीकात होंगी तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लिहाजा हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों को चाहिए कि वो इन तहकीकात के लिए मैदान में आए। ब्रड शीट का मामला हो, हुदैबिया पेपर मिल का मामला हो, बाकी चीज़ें हों, और ये तो बड़ा ही मुनासिब और अच्छा है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो है ये एक सियासी जमात है। हर सियासी जमात अपने फ़ंड्स के बारे में इलेक्शन कमीशन को बताती है, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो मुकम्मल तहकीकात करे कि कहाँ से पैसा आए, जलसे कैसे होते हैं, इज्तिमाआत कैसे होते हैं, इलेक्शन में जो पैसे लगते हैं। बदकिस्मती तो हमारी यही है कि करोड़ों रुपए एक एक MNA MP अपने हलके में लगाता है इलेक्शन के दौरान, लेकिन कभी तहकीक नहीं हुई। हम एक कानून है 15 लाख या 10 लाख का, वो भी उससे भी कम आना चाहिए। गरीब आदमी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता अब कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले या इलेक्शन लड़ सके। अगर इमरान खान साहब का बस चले और इमरान खान साहब की जो है अवाम साथ दे, पार्लियामेंट साथ दे, तो वो करप्शन के जितने भी केसेस हैं उनको मंतकी इंजाम तक ज़रूर पहुंचाएं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि निज़ाम ऐसा है कि उसके तहत खा वो नैब हो, अदालतें हों, रिलीफ इस अंदाज में आता है कि जिसका कोई तसव्वुर ही नहीं होता है। एक एक केस की कई कई साल, छोटी अदालतें, फिर बड़ी अदालतें, फिर बड़ी अदालतें। तो अगर कुछ करने वाला है तो वो ये है कि एहतसाब का निज़ाम फौरी हो, 30 या 40 दिन का एक निज़ाम बनाया जाए, उसके अंदर हर चीज़ वाज़े हो, तहकीकात मुकम्मल हो, और जो मुजरिम है उसे सज़ा हो, बेगुनाह का नाम ना आए। और उसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि ये जो सियासी तौर पर एहतसाब है, ये इसका खात्मा भी तभी होगा जब चीज़ें अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेंगी। तो मैं नहीं समझता कि ये जो JUF के मद्दे मुकाबिल जो हजरात हैं जमीयत उलमा इस्लाम वाले, उनकी एप्लीकेशन पे कोई असर होगा। लेकिन अगर तहकीकात हों कि ये सारे इज्तिमाआत, बड़े बड़े जलसे, मुजाहरे, मिलियन मार्च, सही कह रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो फिर तो बड़ा कुछ बेनकाब। सही कह रहे हैं कि केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी आपके ख्याल में यही चाहते हैं। और वाकई दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो तमाम केसेस ओपन किए जा रहे हैं, जो किए जा चुके हैं, वाकई उनका कोई आउटकम सामने आना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा है, क्या आज़ादी के नारे मोदी सरकार को पॉलिसीज तब्दील करने पर मजबूर कर पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी सलूक जारी है। तलबा हिंदुत्व के ज़ेर एताब है। किसान पिछले 3 माह से सरापा एहतजाज है, और हिंदुस्तान में हर तरह आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं। और यही वजह है कि आज मोदी सरकार के लिए नाम नेहाद यौम जमहूरिया मनाना मुश्किल हो गया है। और आज दुनिया भर के कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया और मोदी सरकार के मकरूह चेहरे से पर्दा उठाया। भारतीय किसान भी आज तमाम रुकावटें तोड़कर ट्रैक्टर्स के साथ दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दाखिल हो गए। भारतीय फौज की परेड से पहले ही परेड शुरू कर दी। पुलिस से झड़पों के बाद लाल किला पर धावा बोला और खालिस्तान का झंडा लहराकर यौम जमहूरिया पर मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया गया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ। सवाल ये है, क्या आजादी के नारे मोदी सरकार को उसकी पॉलिसीज तब्दील करने पर मजबूर कर पाएंगे? देखें दुआ, मेरे अंदाजे में तो ये है कि ये सिर्फ नारे उसको मजबूर नहीं करेंगे, बल्कि ये मोदी सरकार का दिन थोड़े चुने गए हैं। और अब मुझे यकीन है कि जिस तरीके से सोवियत यूनियन टूट गया था 15 रियासतों में, इसी तरह इंशाल्लाह जो भारत के भी टुकड़े टुकड़े होंगे, सबसे पहले कश्मीर और फिर खालिस्तान के सिख आज़ादी लेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने आज दिखा दिया कि यौम जमहूरिया के ऊपर के ट्रैक्टर लेके और तमाम रुकावटें तोड़ते हुए वो लाल किले पे जाके उन्होंने अपना खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। हम तो लहरा कि कम अज कम किसों ने लहरा दिया, वी मस्ट गिव देम क्रेडिट। और साथ ही साथ ये बड़ा अच्छा मौका है, पता चल गया। फिर कश्मीरियों ने ब्लैक डे मनाया पूरे दुनिया में,
हर जगह पर घरेलू डेमोन्स्ट्रेशन की गई और मुझे यकीन है कि आप जिस तरीके से इनकी पॉलिसी है ये खुद इसमें बॉकडाउन हो गए हैं, दलदल में फंस चुके हैं, मकरू चेहरा हो चुका है, आप ये नहीं कर सकते और इनकी हुकूमत के दिन गिने गए। ठीक जी, अयाज खान साहब। मैं सिखों से सच्ची बात है बहुत खुश हुआ हूँ। आज उन्होंने जो काम किया है वो, हम एक बार दिल्ली में थे तो हमारा एक दोस्त था, वो लाल किले गए तो कहता है यार मैंने यहाँ झंडा लहराना। मैंने कहा यार नेक्स्ट टाइम आके लहरा लेना, फिलहाल हमें वापस जाने दो। तो सिखों ने आज देखें वो काम कर दिया, कमाल कर दिया। फिर मैं नरेंद्र मोदी से बड़ा खुश हूँ, इतने महाज एक टाइम पे खोल दिए मोदी ने। सिक्किम में भी झड़प हो गई उससे चाइनीज़ फ़ौजों से। तो मेरा ख्याल है मोदी बिल्कुल ठीक जा रहा है और वो जिस तरह के काम एक्सपेक्ट किए जा रहे थे ना नरेंद्र मोदी से, इन्होंने ऑफ़र की थी किसानों को कि 18 माह के लिए हम ये मौखर कर देते हैं कानून। उन्होंने कहा नहीं, 18 माह को हम नहीं मानते, इसको आप ख़त्म करेंगे तो उसके बाद बात बन सकती है, उससे पीछे हम नहीं हटेंगे। और वाकई ये बात ठीक है कि वो जिस तरह से आज दिल्ली में गए और उस पर ऑलमोस्ट उन्होंने कब्जा किया हुआ इस वक्त लाल किले पे, तो ये हालात यकीनन खालिस्तान की तहरीक में भी बहुत ज़्यादा जान डालेंगे, क्योंकि मजबूर कर दिया है मोदी ने खुद, मोदी की पॉलिसियों ने। तो वेरी गुड नरेंद्र मोदी, शाबाश। जी आमिर साहब। अल्लाह बख्शे, काजी हुसैन अहमद बात करते थे ना तिरंगा उतारने की और अपना सबज झंडा लहराने की, तो चलें वो ना हुआ और सिखों ने ये कुछ काम दिखाया है और ब्रिगेडियर साहब के मुंह में घी शक्कर कि इंशाअल्लाह इसके इंडिया के टुकड़े होंगे सोवियत यूनियन की तरह। ज़ाहिर हमारी दुआ भी है और हम चाहेंगे कि हम अपने सामने देखें। और मोदी ने जिस तरीके से काम किया हुआ है कि ब्राह्मण और हिंदू तवार राज वहाँ पे बना हुआ है और किसी अक़लियत के राइट्स वहाँ है ही नहीं। और ब्राह्मण राज का मतलब मैंने इसलिए कहा कि जो हिंदू निचली ज़ातों के हैं उनके लिए भी कोई जगह नहीं है वहाँ पे, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, अक़लियतों के लिए भी नहीं है। और कश्मीरियों ने जिस तरीके से हमेशा वो यकजहती का इजहार करते हैं पाकिस्तान के साथ और अपनी आज़ादी के साथ और इंडिया के ख़िलाफ़ करते हैं, उन्होंने वही काम किया। और बिल्कुल यहाँ से हमारी तरफ से सिफारतकारी भरपूर होनी चाहिए कि जो वहाँ पे उन पे जुल्म ढाया जा रहा है वो ख़त्म हो। मैं यहाँ पे छोटी सी बात ये ज़रूर करूँगा कि PDM ने भी आज एक अच्छा फ़ैसला किया कि नवाज़ शरीफ साहब की रिक्वेस्ट पे मौलाना फजलुर रहमान ने 5 फरवरी का पिंडी का जलसा मुजफ्फराबाद में कर दिया, ताकि कोई, जब हम मुजफ्फराबाद में सियासी जमातें जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ में हैं, जब वो वहाँ जलसा करेंगी तो कोई इख्तिलाफ़ी बात नहीं होगी और पाकिस्तान से भी एक मैसेज मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के लिए यकजहती का अच्छे अंदाज से जाएगा। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, जिस तरीके से वहाँ पर अक़लियतों को दबाया जा रहा था और तमाम इंसानी हकूक़ सल्ब कर लिए गए थे, तो आज जो है सिखों ने वहाँ पर मोदी हुकूमत की रिट को जो है वो ख़त्म कर दिया है। और इसकी रिट को ख़त्म करते हुए उन्होंने अपना जो उनका बड़ा दरीना और पुराना मुतालबा था खालिस्तान की तहरीक के हवाले से भी बड़ी देर तक उन्होंने तहरीक चलाई और आज उसका झंडा उन्होंने लाल किला पर लहरा दिया। इससे ये साबित होता है कि सिखों ने अपनी जो उनकी तहरीक थी उसको ख़त्म नहीं किया और अब भी वो तहरीक वहाँ पर मौजूद है। और उसके नतीजे में आप देखें कि आज मोदी सरकार की जो वहाँ पर हुकूमत थी वो ना होने के बराबर थी, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। इसी तरह दीगर अक़लियतें जिन्हें दबाया जा रहा है वो भी अपने हकूक़ के लिए इकट्ठे होंगी। और जो मोदी ख्वाब देख रहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े करेगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके दौर इक़्तिदार में हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे और वहाँ पर खालिस्तान भी बनेगा, मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा, कश्मीरियों को भी उनके हकूक़ मिलेंगे जिस तरीके से वहाँ पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, और वहाँ पर कश्मीर भी आज़ाद होगा और दीगर जो अक़लियतें हैं उन्हें भी उनके हकूक़ मिलेंगे। और मोदी जो है इसका मुजिब बने हैं और वही जो है तमाम अक़लियतें जो है इन्हीं के दौर इक़्तिदार में अपने अपने हकूक़ लेंगी। जी इलियास साहब। जी मोदी सरकार देखने एक बहुत ही ढीठ किस्म का आदमी है जो कि अक़लियतों के पर जो जुल्म जो कर रहे हैं, आप जब भी देखेंगे पूरी दुनिया में सबके सामने है। वो अपने हिंदू बरादरी जो अछूत हैं जो उनमें, उनके साथ नहीं, उनको नहीं छोड़ता है। जो पाकिस्तान से लोग गए थे और उधर गए और उधर से वो तौबा करके और बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं और आके बता रहे हैं कि इतना जुल्म करते हैं मुसलमानों पर, उधर कितना जुल्म किया जाता है। तो आज जो किले पर, जो लाल किले पर जो झंडा लहराया गया, तो ये सारी इस बात का वाज़ह सबूत है कि लोग उसको नहीं मानते, उसकी रिट ख़त्म हो चुकी है मोदी सरकार।
और अल्लाह करे जी ब्रिगेडियर साहब सब हम सब की दुआ है कि जो इनके सबको आज़ादी मिले उधर, और उसके इंडिया के जो जुल्म का जो मोदी का जो एक उसने अपना बाज़ार गर्म किया हुआ है वो ख़त्म हो। और इसके लिए लोग उधर सब देखें, खालिस्तान की तहरीक एक दफ़ा फिर है, किसान हैं, मुसलमान हैं, कश्मीरियों पर कितने अरसे से जुल्म कर रहा है, और जो भी उसने जुल्म किए हैं और उसका वो किसी को जवाब दे नहीं है, ना उससे कोई पूछता है। तो लेकिन अब देख लें लोग तो उधर एहतजाज कर रहे हैं, और ये कब तक होगा? आखिर एक दिन तो ये ख़त्म होगा। और इसके लिए देख लें लोग आज जो लोगों ने भरपूर तरीके से दुनिया भर में कश्मीरियों से यकजहती की है और ब्लैक डे मनाया, और ये देख लें अब इंडिया का अब ज़्यादा नज़र नहीं आता कि इनमें ये इस तरह की हुकूमत कायम रह सके मोदी सरकार की। ठीक जी, हाफिज तारिक साहब। हिंदुस्तान अपने इंजाम की तरफ पहुंच रहा है। हिंदुस्तान ने जो कुछ वहाँ अक़लियतों के साथ हो रहा है, जो वहाँ की आवाम के साथ हो रहा है, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि ये हिंदुस्तान की जो क़याम है हिंदुस्तान का, वो इस हालत में रह सकता है। हिंदुस्तान को अपने मंतकी इंजाम को पहुँचना है। आज खालिस्तान का झंडा लहराया है, और भी बहुत सारी रियासतें आज़ादी मांग रही हैं, और जब जुल्म बढ़ता है तो फिर वो मिट जाता है। इंशाअल्लाह कश्मीरियों का मसला भी हल होगा। खालिस्तान वाले जो हैं वो जिस तरह अपनी मेहनत कर रहे हैं, अगर उनके साथ इसी तरह जुल्म होता रहा तो एक दिन वो भी निकल आएंगे। तो ये हिंदुस्तान को आखिर एक दिन अपने मंतकी इंजाम को पहुंचना है, और जुल्म हमेशा ख़त्म होता है। ठीक है जी, आज़ादी के नारे मोदी सरकार को पॉलिसीज तब्दील करने पर मजबूर कर पाएंगे या नहीं, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा है कि तलबा का ऑनलाइन इम्तिहानात का मुतालबा कितना जायज़ है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गवर्नमेंट की जानिब से मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का सिलसिला जारी है, ताहम इम्तिहानात के हवाले से नया तनाज़ खड़ा हो गया, और आज लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तलबा ने मामूल के इम्तिहानात के खिलाफ एहतजाज किया, और ये मुतालबा किया है कि क्लासेज ऑनलाइन हुई हैं, इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाएँ। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने एहतजाज का नोटिस ले लिया है, और चेयरमैन HEC को ये हिदायत की है कि वो ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए वाइस चांसलर से मुशावरत करें। शकील अंजुम साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है कि तलबा का ऑनलाइन इम्तिहानात का मुतालबा कितना जायज़ है? देखिए दुआ, ये जो तरीक़ाकार था ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहानात का, ये कोविड के वजह से राइज किया गया था पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन आप ये देखेंगे पाकिस्तान में ना तो अभी कोविड ख़त्म हुआ है, ना ही इसकी वैक्सीन आई है कि लोगों को लग गई हो। और जब तलबा ने ऑनलाइन क्लासेस लीं और उसके बाद कोविड अभी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जब आप सैकड़ों की तादाद में तलबा को एक हाल में बंद करेंगे तो उसे लामहला कोरोना फैलने का अंदेशा बरकरार रहेगा और फैल भी सकता है। तो जब आपने ऑनलाइन क्लासेस ली तो फिर आपको उसके मुताबिक ही ऑनलाइन इम्तिहानात लेने चाहिए थे। HEC को चाहिए था कि पहले ही इसके इंतजामात करने चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि HEC ने उसके इंतजामात नहीं किए, क्योंकि वफाकी वज़ीर तालीम ने ऐलान कर दिया था कि यूनिवर्सिटीज़ यकम से खुल जाएंगी, तो इम्तिहानात भी इन्हीं तारीख में होने थे, तो इसलिए उन्होंने कोई इंतजामात नहीं किए। इसलिए वो कहते हैं कि आकर जो है तलबा इम्तिहानात दें, इसके लिए कोई ना कोई मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी यूनिवर्सिटीज़ को। जी आमिर साहब। लेकिन जी बात यह है कि मुतालबा बच्चों का ये होना चाहिए था कि हमें SOPs के तहत इम्तिहान दिलवाए जाएँ। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरी बेटी खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इसलिए हमें बात करने में बिल्कुल क्लियर हकायक के साथ होना चाहिए कि बच्चों ने ठीक है ऑनलाइन क्लासेस ली, जब यूनिवर्सिटी में सब ने जाना है और इम्तिहान होने हैं तो मुतालबा ये नहीं होना चाहिए क्या नकल मारने की इजाज़त मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। मुतालबा सिर्फ ये होना चाहिए था कि HEC ऐसे इंतजाम करे, क्योंकि HEC का इम्तिहानात से इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हर वाइस चांसलर ने आज खुद करना है, और आज जो VCs के साथ मीटिंग हुई और कल फिर होगी, ज़्यादातर चांस ये है कि पेपर्स होंगे, क्योंकि मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि आप ये कर दें और वो कर दें। उन्होंने कहा वाइस चांसलर फैसला कर लें। चूँकि स्टूडेंट्स ने एक शहर में रोला डाला, सड़कें बंद कर दी, चूँकि हमारे यहाँ तो अब हर काम में यही शुरू हो गया ना कि स्टूडेंट्स वजारत तालीम भी जाएँ, रोड भी बंद करें। मुतालबा ये होना चाहिए कि जी चाहे तो मौसम के हिसाब से चेक करके ओपन एयर करें, या SOP के तहत इम्तिहान लें। हाल की अगर विंडोज़ हैं उनको खोलें। ये बिल्कुल गलत बात है कि जी आप हमसे ऑनलाइन है, भाई इसका मतलब है आप गूगल लगाएंगे, नकल मारेंगे, काम करेंगे, गलत बात है ये। ठीक जी ब्रिगेडियर साहब।
दुआ देखें, मैं ये आमिर साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बात यह है कि आप कैसे ऑनलाइन एग्जाम करेंगे। घरों में बैठ के बच्चे को पता है किस तरीके से एग्जाम देंगे, कैसे कॉपिंग करेंगे और क्या सिस्टम होगा। इसलिए SOPs का ख्याल रखें और कोशिश करें ओपन एरिया में, ओपन जगह पर ऊपर खुला शेड लगा के अगर कोई टेंटेज अच्छे लगाएं और बाहर खुली फिजा में SOP का ख्याल करके कोरोना के हिसाब से करें तो वो बच्चों के लिए बेहतर होगा। और पेरेंट्स को इसके ऊपर अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आज ये सब कॉपी करके नकल करके इम्तिहान में पास हो जाएंगे तो आप सोचें कि आगे जाके क्या करेंगे जब इनके बड़े ग्रेजुएशन का टाइम आएगा, जबकि दे बी वेरी वीक इन पीपल इफ दे नॉट प्रिपेयर्ड वेल। इसलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को समझाएं कि आप तैयारी करें, मेहनत करें। एग्जाम हर हालत में इनके प्रॉपर SOP के मुताबिक हॉल्स में होने चाहिए या ओपन एरिया में होने चाहिए जहाँ पर इनका एक्चुअली टेस्ट हो। और वो बच्चे जो लायक हैं, जिन्हें तैयारी की है, तो उनका हक जो है वो कोई दूसरे बच्चे न मार सके। जी अयाज खान साहब, आपका सवाल गलत है। सवाल ये होना चाहिए था कि क्या बच्चों को नकल मारने की इजाजत जायज़ है या नहीं है। तो नकल मारने की इजाजत वो मांग रहे हैं। ये कोविड का तो चक्कर ही कोई नहीं है। यहाँ हजारों लोग जलसों में शरीक होते रहे, वहाँ कोविड कहाँ से आ गया। ये सब फ्रॉड हो रहा है। मुझे तो लगता है कुछ यूनिवर्सिटियां भी इसमें मिली हुई हैं, क्योंकि उन्हें खतरा है कि अगर बच्चों को उस तरह से इम्तहान देना पड़ा तो शायद रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आएंगे। आपको पता ना, एडमिशन भी उसी बुनियाद पे होते हैं जब मार्क्स ज्यादा आ रहे होते हैं, आपके बच्चे ज्यादा, हाँ परसेंटेज का मामला है, तो कुछ उसमें वो एलिमेंट भी मुझे लग रहा है। तो ये बिल्कुल गलत मुतालबा है। ये वो उसी तरह की बात है कि जैसे हमें गर्मियों की छुट्टियों का काम मिलता था, हम नहीं करते थे, तो उसके बाद स्कूल जाने को दिल नहीं करता होता था। तो ये भी कह रहे हैं कि जी हमें ना जाना पड़े, बस घर बैठे हमें पास करते रहें। तो एक कानून इस तरह का बना दें कि बच्चे अब इसी तरह पास होते रहेंगे। ये सब बुलशिट है, ये गलत मुतालबा इनका। ठीक जी इलियास साहब। जी, गवर्नमेंट ने जब उन्होंने पहले कहा था कि इसका पेपर दे के मैनुअली जो पेपर दे के होंगे और उस तरह ही होगा और इसके बगैर कोई ऑनलाइन नहीं होगा, तो इसके लिए इंतज़ामात करने चाहिए थे SOPs वगैरह के। इस हवाले से ये एहतजाज करना, इस तरह करना कि नहीं पेपर देने हैं, बच्चों ने हर सूरत में देना चाहिए, क्योंकि पहले ही ऑनलाइन क्लासेस ले के बच्चों की वो जो पढ़ाई की क्वालिटी है वो उसी तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। बच्चों की ग्रोथ और ग्रूमिंग में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस तो चले मुश्किल थे, कोविड का दौर था तो हो गया, लेकिन अब जो पेपर है उसके लिए एक तरीकाकार होना चाहिए, ग्राउंड्स हों मौसम के हिसाब से, या इस तरह गवर्नमेंट को बाकायदा इंतजामात करना चाहिए था। उसके लिए प्लानिंग करके फिर ऐलान करना चाहिए था कि इस तरह पेपर होंगे और बच्चों को पेपर देने चाहिए जाके मैनुअली जिस तरह दें, ताकि उनके जो रिज़ल्ट्स वगैरह हैं वो सही हो, उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, उनकी अच्छी तरह जो पढ़ाई हो उसमें ये ना हो कि जी उनको ऑनलाइन का सहारा लेना पड़े, जिस तरह कर रहा है जाके गूगल खोल के इस तरह, तो इस तरह मैं देती हूं, तो इस तरह इससे फ़र्क नहीं पड़, इससे बहुत जो है तरीकाकार वो ठीक नहीं है। ये सब ठीक कह रहे हैं कि SOPs जो हैं वो बनाए जाएं और उसके मुताबिक पेपर लिए जाएं, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से पेपर दें और उनके जो रिज़ल्ट हो वो हकायक पर हो कि बच्चों ने कितना पढ़ा, किस तरह किया, ये सिलेबस वगैरह, ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए थी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को। ठीक जी हाफिज तार साहब, ऑनलाइन क्लासें जो हैं इनका कोई टाइम होना चाहिए, बिल्कुल हों, लेकिन ये हमने देखा है और तलबा की शिकायत है और ज़ाती तजर्बा भी हुआ कि कभी रात को क्लास शुरू कर लेते हैं, कभी दिन को कर लेते हैं। ये कौन सी तरतीब है। और जो ऑनलाइन इम्तिहानात हैं वो बहरहाल अगर उसका निज़ाम अच्छा बने, अगर कोरोना की सूरत हाल ज़्यादा गड़बड़ होती है तो उसका भी कोई मैकेनिज़्म अच्छा बनना चाहिए। अभी तक ऑनलाइन क्लासेस का तो मैकेनिज़्म बिल्कुल अच्छा नहीं है और उसमें देखने में आता है कभी रात को क्लास शुरू हो जाती है, कभी सुबह अर्ली शुरू हो जाती है। तो ये भी तो जुल्म है कि आप बच्चों को जब आपका दिल चाहे वो आप लाइन हाज़िर कर लें। सही जी, शकील अंजुम साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आप देखें पिछले साल और पिछली क्लासेस को बगैर इम्तिहान लिए ही अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया है सिर्फ ग्रेड्स की बुनियाद पर। तो उस वक्त इस फार्मूले को नहीं देखा गया कि आया क्या बच्चों की सलाहियत क्या होगी, क्या उन्होंने नकल मारी या बगैर। शकील साहब, आपका ख्याल है कि सारी उम्र बच्चों को यूं ही करते हैं, आगे एजुकेशन का बेड़ा गर्क है, हालात खराब हो जाएंगे हमारे तो अगर यही काम करना है। नहीं रहेगी बच्चों के सर हालात पहले भी इसी तरह के हैं। और नहीं भाई, अगर वो टीचर्स जानते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाया, पेपर जो हुकूमत ने, लेकिन ये
एक मजबूरी को दूसरी का जवाब नहीं बनाया जा सकता। अब यूनिवर्सिटी में बच्चे हम भेजेंगे ना, पढ़ेंगे, तो उनको इम्तिहान भी जाके देना होगा। और चलें जी, खुल रही है ऑनलाइन करा रहे हैं, चलें शकील साहब कह रहे हैं तो चलें जी, ऑनलाइन इम्तिहान मुतालबा तलबा का जायज़ है या नहीं? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को समझाएं और उन्हें यूनिवर्सिटी भेजें ताकि वो इम्तिहानात दे सकें। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।